नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नए राजस्थान का नारा देकर राजस्थान की सत्ता में वापसी की थी। इन नारों के पीछे रोजगार और आर्थिक विकास का सपना हर राजस्थानी ने देखा था। इस बार बजट से पहले उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आर्थिक विकास पर फोकस रखेंगी। बजट के दौरान ऐसा ही देखने को मिला, पर विपक्ष ने इन तमाम बातों को घोषणाओं का हिस्सा बताया तो जानकारों ने प्रतिक्रिया बजट को लेकर मिलीजुली बताई। और सवाल 2.5 घंटे के बजट में की गई बातों का है। क्या इस बजट के दम पर नया राजस्थान खड़ा किया जा सकता है? क्या हर वर्ग को साथ लेकर इस बजट के जरिए विकास की अवधारणा को पूरा किया जा सकता है? अगर सबको खुश करना आसान नहीं है तो फिर क्या सबको संतुष्ट किया जा सकता है? खास मेहमानों के साथ आज बजट पर बात होगी। बिग फाइट लाइव जारी है। तुम चाहते तो हालात बदल भी सकते थे। तुम चाहते तो हालात बदल भी सकते थे। ये हालात आवाम की आंखों से देख भी सकते थे, मगर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल भी सकते थे। यह बजट, अध्यक्ष महोदय, राजनीति नहीं बल्कि राजधर्म से प्रेरित है। दो बातें नजर आई। वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और वसुंधरा राजे ने राजधर्म अपने इस बजट के जरिए पूरा करने की बात कही। आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी विधायक मदन राठौड़ जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट यशस्वी शर्मा जी इस बातचीत में हमारे साथ हैं, आर्थिक विश्लेषक और नफा नुकसान के प्रमोटर जयसिंह जी कोठारी बातचीत में हमारे साथ होंगे। विजन 2020 के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान के विकास का डॉक्यूमेंट पेश किया। साल 2015-16 के दौरान इसी डॉक्यूमेंट की तर्ज पर राजस्थान का विकास होगा। स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान नए राजस्थान का वादा करने वाली राजे ने शुरुआत से लेकर आखिर तक बार बार आर्थिक हालात का जिक्र किया और सुधारों की बात कही। इस बजट को उन्होंने ड्रीम बजट के बजाय वर्किंग डॉक्यूमेंट करार दिया, जिसमें दिए गए सभी प्रावधानों को पूरा करने का भरोसा भी राजे की तरफ से दिलाया गया। 2.5 घंटे के मैराथन भाषण में राजे ने केंद्र की तर्ज पर सड़कों से बात शुरू करते हुए गांव, पानी, बिजली और शिक्षा के साथ रोजगार पर फोकस रखा। इसी वजह से जानकार इसे केंद्रीय बजट की जीरोक्स भी बताने लगे। विश्लेषकों का मानना था कि सुधारों के नाम पर बजट में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर रखा गया, ताकि इस साल के आखिर में नवंबर में शुरू होने वाले रिसर्जेंट राजस्थान की नींव को बेहतर तरीके से पेश किया जा सके। मेक इन राजस्थान की परिकल्पना के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी, जो नजर नहीं आई। पूरे बजट में खास तवज्जो पर्यटन के उद्योग को दी गई और करों में राहत के जरिए होटल इंडस्ट्रीज को संवारने पर जोर रखा गया। इस बार पहले के बजट की अपेक्षा 68% ज्यादा पर्यटन को मिला। वहीं टेक्सटाइल सेक्टर को उबारने की कोशिश भी बजट के दौरान नजर आई, पर सेरेमिक इंडस्ट्रीज को लेकर इस बजट में जो आशा थी वैसा कुछ नहीं मिला। रोजगार को लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए, क्योंकि 15 लाख नौकरियों का वादा आज भी राजस्थान को याद है। इन सब घोषणाओं के बीच मसला नए राजस्थान के इर्द गिर्द ज्यादा दिखता है, क्योंकि आर्थिक सुधारों के लिए निवेश का होना जरूरी है। निवेश तब ही मिलेगा जब बेहतर माहौल होगा, और बेहतर माहौल का मतलब बिजली, पानी और सड़कों के साथ साथ सस्ती लेबर और लाल फीताशाही का खात्मा है, जो आज के हालात में सरकार के विजन का हिस्सा ज्यादा और ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर कम ही नजर आता है। ऐसे हाल में क्या नए राजस्थान की परिकल्पना को ये बजट साकार कर सकेगा? इसका जवाब भी राजे ने सपनों के साथ वक्त लगने की बात में दे दिया। मदन राठौड़ साहब, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बजट भाषण कंप्लीट होता है, वसुंधरा राजे कहती हैं कि सपनों को पूरा करने में वक्त लगता है। राजस्थान क्या अगले 3 साल का इंतजार करे, आपके पूरे कार्यकाल का इंतजार करे, एक और कार्यकाल का इंतजार करे, या ये बजट घोषणाएं अगले बजट से पहले पूरी होगी?
देखिए, बजट की घोषणाएं निश्चित रूप से पूरी होगी और ये बात तो सही है कि वक्त तो लगेगा। जो चरमराया हुआ ढांचा मिला है, बदहाल स्थिति में राजस्थान मिला है, तो उसको सुधारने में समय तो लगेगा ही लगेगा। कांग्रेस ने जब 2003 में हमको शासन दिया था तो 3,500 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट दिया था, घाटा दिया था, जिसको हमने सुधार करके और 1,600 करोड़ का हम प्रॉफिट में लेकर के आए। 2008 में हमने 1,600 करोड़ का प्रॉफिट दिया अभी, और फिर से और 2,500 करोड़ का घाटे का, और कांग्रेस छोड़ के गई है, तो सुधारने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आपको लगता है ऐसा है? इस बीच ज्योति जी आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस इसको घोषणाओं का एक पुलिंदा क्यों करार देने में लगी है? अश्विनी जी, मैं कहना चाहूँगी कि जो सरकार पिछले 1.5 साल से जो करती आई है वही इस बजट में नज़र आता है। उनकी कोई परफॉर्मेंस नज़र आती नहीं है। कांग्रेस के ऊपर निशाना साधना, अब आपको 1.5 साल हो चुका है, कब तक आप कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते रहोगे? कब तक उनको दोषी ठहराते रहोगे? आपको जब चुनाव लड़ रहे थे तब सारी स्थितियां पता थी, उसी अनुरूप आपको जनता से वादे करने चाहिए थे। हम घोषणाओं का पुलिंदा इसलिए क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र ज्यादा ये कुछ लग ही नहीं रहा, वो भी बीजेपी का। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसको कह रही है कि वर्किंग डॉक्यूमेंट है, हम करके दिखाएंगे। आप बताएं, न कि ड्रीम इनका बजट। चुनावी घोषणा पत्र युवाओं को रोजगार देना, बहुत बड़ा वादा। आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई विजन इसमें नजर आता है? नहीं आता। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा वादा जो चुनाव के समय पे किया गया, इसमें कुछ नजर आता है? नहीं नजर आता। जब आपको जो आपके प्रमुख मुद्दे थे वहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा है चुनावी डॉक्यूमेंट में। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की इन्होंने यहाँ पर बात कही, पिछले बजट में भी बनाने की बात कही थी। उनमें से बताती बजट में कि हमने पिछले तो इतने बना दिए और आगे हम इतने और बनाने जा रहे हैं। आपकी पिछली जो बजट की जो घोषणा है वही पूरी नहीं हुई, आपने और नए बनाने की घोषणा कर दी। तो सिर्फ घोषणाएं करने से कब तक जनता अपने आप को विश्वास दिलाती रहे और आपकी घोषणाओं पर विश्वास करती रहे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने घोषणाएं बहुत सारी हुई हैं आज, मैं तो निश्चित रूप से मानती हूँ बजट में इतनी सारी घोषणाएं, 2.5 घंटे का ये तो उसमें काम ही केवल घोषणाएं करने का हुआ है। लेकिन उन घोषणाओं का पर विश्वास कैसे करे जनता जो 1.5 साल से सरकार की परफॉर्मेंस देख रही है? आप हर जगह, हर फील्ड में अगर उठा करके देखेंगे तो सिवाय घोषणाओं के कुछ नहीं। मैं जयपुर की अगर बात करें, मेट्रो पर कोई सुनिश्चितता नहीं। यहां पर अगर आपको बात 31 मार्च तारीख दे चुके हैं मेट्रो चलाने की। देख लेते हैं, आ रही है, 20 दिन ही बाकी बचे हैं। यशस्वी शर्मा जी, आपसे भी समझना चाहूंगा, बजट को लेकर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, ये एक प्रोग्रेसिव राजस्थान का बजट है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मेक इन इंडिया का एक नारा दिया था, उसी तर्ज पे चलते हुए राजस्थान की जो मुख्यमंत्री महोदया है उन्होंने मेक इन राजस्थान का नारा दिया है। जहाँ तक ट्रेड और इंडस्ट्री और टैक्स का सवाल है, इस बजट में काफ़ी सिंप्लीफिकेशंस किए गए हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे। जो व्हेन वी आर अप्रोचिंग जीएसटी, तो उस लाइन के अंदर जो इनका ई पोर्टल है उसको स्ट्रेंथन करना और उससे रिलेटेड जितनी भी आवश्यकताएं थी उनकी प्रॉपर घोषणा इसमें की गई है। कर का सरलीकरण किया गया है और एंटी टैक्स जो एक काफ़ी टॉक्ड अबाउट इशू था पिछले 3-4 महीने में, जो सुप्रीम कोर्ट से भी चल रहे थे, उसमें भी सरकार ने काफ़ी चीज़ों में राहत दी है, विच विल डेफिनेटली हेल्प इन ग्रोइंग द इंडस्ट्री इन द राजस्थान। ये एक सुधार के संकेत भी यहाँ नजर आते हैं। चलिए, कॉलर जुड़े हैं उदयपुर से, शांतिलाल जी हमारे साथ हैं। बताइए शांतिलाल जी। जी सर, मैं राजस्थान उदयपुर से बोल रहा हूँ। जी ये अभी जो घोषणा आज बजट पेश किया गया है उसमें पहले के बजट पहले भी कई घोषणाएं की गई थी सर। जी, तो आपको लगता है कि ये घोषणाएं हुई हैं सिर्फ? लगता है ठीक से आवाज नहीं पहुंच पा रही उदयपुर तक। इस बीच जयसिंह कोठारी साहब, आपका रुख करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को किस मूल्यांकन के स्तर पर रखा जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये हम जिस व्यवस्था को स्वीकार कर चुके हैं, कैपिटलिज्म की व्यवस्था या डेप्ट इकोनॉमी की व्यवस्था, उसका बजट है। और चाहे कोई भी सरकार आ जाए किसी भी पार्टी की, अब इससे हम पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, ये जो थीम 2020 विजन वाली है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है। ये अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल राजस्थान का बजट है कि गाँव में भी शहरीकरण की, शहरी जैसी सुविधाएँ डेवलप हो, वहाँ पे विकास हो, ट्रांसपोर्ट, सिंचाई, सड़क, बिजली, पानी, पर्यटन, आवास, शिक्षा, सब मुद्दों को मुख्यमंत्री ने छुआ है। और एक विशेष बात जो मेरे को समझ में आई है कि इस बार के बजट में एक्सरसाइज तो काफ़ी की गई है जी,
प्रॉब्लम भी सामने निकाली गई है कि हमारी स्टेट की प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड की प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टर की प्रॉब्लम क्या है। ये बात अलग है कि जो अभी इकोनॉमी का जो हिसाब किताब चल रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के या इनके जो मापदंडों के हिसाब से साथ देगा या नहीं देगा, उस पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन प्रयास जरूर सरकार ने किया है कि हम कुछ मेक इन राजस्थान, मेक इन इंडिया में मेक इन राजस्थान बनाना चाहते हैं और प्रयास करना चाहते हैं। अब वो फलीभूत होंगे या नहीं होंगे, हमको सब स्टेट से कंपटीशन करना है। केवल मेक इन राजस्थान जैसे ही हर मेक इन यूपी, मेक इन एमपी सब स्टेट आएंगे, उसी कंपटीशन में कूदने की तैयारी मुख्यमंत्री वो स्टैंड कैसे कर पाएंगे, क्या इसमें क्लियर किया गया? वो ठीक है, हमारे रिसोर्सेज, हमारी डेमोग्राफी अलग है, पर्यटन हमारा फोकस पॉइंट है, उसको भी मुख्यमंत्री ने लिया है। इसलिए मैं नहीं मानता कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमको बहुत कुछ हासिल होगा दूसरे स्टेट के मुकाबले। लेकिन ठीक है, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, अब सक्सेसफुल हो या नहीं हो। तो ये एक बात है। 2007 में रिसर्जेंट राजस्थान हमने देखा भी था। खालिद साहब बीकानेर से और विजय सोनी जी जयपुर से हैं। विजय जी पहले आपके पास में आ रहे हैं, बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जब घाटे में सरकार थी तो फिर काहे को इनको सत्ता में आने की जरूरत पड़ी थी? सत्ता में आते ही मत। और पहले भी मोदी जी चल रहे थे सोशल मीडिया पे जी, फेंकू, तो इतनी लंबी फेंक दी, अब तो जनता सारी जानने लग गई। गहलोत सरकार के काम थे, बढ़िया काम थे, मेट्रो वगैरह बहुत काम करवाए, लेकिन ये फेंक के कोई काम नहीं हुए सर। झूठे वादे नहीं करे, अच्छे कोई काम करके दिखाए। आज तक कुछ काम किया हो तो हम देखें भी क्या किया सर। चलिए, बिल्कुल पुराने हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, जरूर जवाब लिया जाएगा। खालिद साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। पहले तो सर मैं मुख्यमंत्री साहिबा को जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं फर्स्ट इंडिया के जरिए आपकी बधाइयां पहुंच जाए। बजट को लेकर आपकी क्या राय है? सर बजट बेहतर है, थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था। एक तो बिजली दरें कम करके, दूसरे जो सरकारी स्कूल है उनको तवज्जो देनी चाहिए थी थोड़ी, और जो सरकारी डिस्पेंसरी है अस्पतालों में उनको। बिजली एक बड़ा मुद्दा है। चलिए, मैं बिजली पर बात करता हूं। मदन राठौड़ साहब, पहले बिजली पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में भी डिस्कॉम के घाटे का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया और कहा कि उस घाटे से उबारते हुए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप निवेश पर अगर इस पूरे बजट को फोकस मानते हैं, जैसा कि जानकर एक्सपर्ट्स बताते हैं, तो उसके लिए बिजली सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। आप दे पाएंगे वो माहौल? बिल्कुल देंगे। अभी जैसे कांग्रेस राज में 4 घंटा 5 घंटा बिजली नहीं मिलती थी, और नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 15,000 करोड़ का जो घाटा था उसको इन्होंने 77,000 करोड़ कर दिया। ये बहुत बड़ा घाटा है, उसको पूर्ति तो करनी पड़ेगी। और आप जो कह रहे हैं कि वो घोषणा, देखिए मैं नहीं बोला था, आप जो बोल रही थी, आपने कहा बजट में घोषणाएं हो रही है, घोषणाएं हो रही है, तो बजट में तो घोषणा ही होगी। आप अपनी बजट में तो घोषणा ही होगी ना, बजट में क्या काम हो जाएगा? जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा बजट में घोषणाएं हो रही है, तो बजट तो घोषणा ही है, घोषणा पत्र ही है। अरे तो घोषणा ही होगी। और पिछले बजट का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मैं बताऊं पीएचडी में कितना काम हुआ, बिजली में इतना काम हुआ। आप बताइए, आप देखिए बजट के बारे में। बिजली में इतना काम हुआ कि अभी 24 घंटा घरेलू बिजली लोगों को मिल रही है, 6 और 7 घंटा और 3 फेज बिजली मिल रही है। ये परिवर्तन तो लाया है ना, व्यवस्था में परिवर्तन लाया, तब जाकर के हुआ है। कहाँ थी पहले व्यवस्था? और इसके बाद में भी बताएं हम, जैसे रोड्स की बात एक साल में 5,40,000 बिजली कनेक्शन देने की बात आप करते हैं, 26,000 मेगावाट बिजली के लिए सोलर पार्क तैयार करने की बात आप करते हैं। क्या ये संभव है एक साल में? देखिए, हमने ऐसा वातावरण बनाया है, वसुंधरा जी ने पहले भी बनाया था और इस बार भी बनाया है कि निवेशक आ रहे हैं। अभी आज समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा, और बजट में भी जो घोषणा में हम ये जानना चाह रहे हैं, जो ज्योति जी कह रहे हैं, ज्योति जी की जो पार्टी कह रही है, मैं तो उस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये महज घोषणाएं बनकर रह जाएंगी या एक साल में से पूरा कर लिया जाएगा? पूरा करेंगे, निश्चित रूप से पूरा करेंगे, और हमने किया है, पहले भी करके दिखाया और इस बार भी करके दिखाएंगे। देखिए, हम वही घोषणाएं कर रहे हैं। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट की बात करी, एम्प्लॉयमेंट में आपको मालूम होगा कि 30,000 नए मार्ग खुले हैं जिसमें निजी बसें चलेगी। तो निजी बसें जब 30,000 मार्गों पे चलेगी तो क्या 30,000 लोगों को रोजगार, 60,000 लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? पूरा करेंगे, बिल्कुल रोजगार मिलेगा, निश्चित रूप से करेंगे। जब मार्ग हमने दे दिया है, मार्ग नए घोषणा कर दी है, स्वीकृत कर दिए हैं, उन मार्गों पर निजी बसें चलेगी। रोडवेज को खड़ा करने की कोशिश की गई है, या आपको सबको पता होगा कि रोडवेज की क्या स्थिति बिगाड़ करके रख दी है। वहाँ मतलब नई बसें नहीं खरीद पाए, वहाँ अनुबंधित बसों को और लेकर के घाटे में चलाया जा रहा है। 580 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं, 120 करोड़ घाटे से उबारने के लिए आप दे रहे हैं, 300 करोड़ बस अड्डा प्राधिकरण के लिए आप दे रहे हैं, 120 करोड़ बाकी मदों के लिए आप खर्च करेंगे। हाँ,
तो जब रोडवेज को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ के तो एम्प्लॉयमेंट आपको लगता है ये अच्छे संकेत है, अच्छे बजट के संकेत निश्चित रूप से चलिए अच्छे जनता से सुन लेते हैं। शौकत अली साहब है डीडवाना से हमारे साथ, बताइए शौकत साहब। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि ये बजट पेपरों में रहेगा या बाहर रोड पे भी आएगा, ये काम भी होंगे? ये 15 लाख नौकरियों की घोषणा की थी, क्या उनके 2 साल के अंदर मदन जी ने कहा है नई सड़कें बनेगी, सड़कों पे प्राइवेट बस चलेगी और प्राइवेट बस के जरिए आप रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। ऊपर तो टोल टैक्स जगह जगह टोल टैक्स लगा दिया। पीपीपी मोड आपका पुराना दर्द है, पिछले बजट से इस बात की चर्चा हो रही है। जी जी। और अपराध इतना बढ़ रहा है, 24% सरकार बीजेपी सरकार आने के बाद 24% अपराध बढ़ गया। किस बात की घोषणा ये कर रहे हैं? घोषणा क्या? चलिए मैं शौकत साहब आपकी इस मुद्दे पे जरूर वापस लौटूंगा, फिलहाल ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापसी होगी, चर्चा को जारी रखा जाएगा, अपराधों की भी बात होगी, आपसे जुड़ी घोषणाओं की भी बात होगी। एक आरोप लगा है कि सरकार का बजट उद्योगों के लिए ज्यादा और आम आदमी के लिए कम है, तो क्या सच में ऐसा है या फिर कहीं आम आदमी के लिए कोई गुंजाइश बजट में छोड़ी गई? ब्रेक के बाद। बहुत ही अच्छा बजट पारित हुआ है और साइंस सिटी जोधपुर के लिए दी गई है। ये भी साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एक युवाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा बजट पेश नहीं किया जिससे मध्यम वर्ग के परिवार को कहीं राहत मिले। समाज कल्याण विभाग के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए जिस तरह का उन्होंने पैसों का और जिस तरह का वित्त मैनेजमेंट करके पैसे दिए हैं वो सराहनीय है। ये बजट आया है उसमें आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है और गहलोत सरकार की जितनी नीतियाँ थी, अच्छी नीतियाँ थी, वो सारी बंद कर दी गई है। हमारी जो जितनी व्यवस्थाएं रुकी हुई थी वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा जोधपुर के लिए जो की है उसका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यह बजट, अध्यक्ष महोदय, राजनीति नहीं बल्कि राजधर्म से प्रेरित है। यह बजट, अध्यक्ष महोदय, राजनीति नहीं बल्कि राजधर्म से प्रेरित है। हमने गैप फिलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देने की कोशिश की है। नॉर्मली लोग गैप फिलिंग नहीं करते हैं और जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने ज़्यादातर मैंने देखा कि हमारा जो भी काम हुआ था उसको अच्छी तरह से रगड़ के इस्तेमाल किया। मेंटेनेंस और गैप फिलिंग वाली बात कोई थी नहीं। हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट के अंदर इसको देखने की कोशिश की, क्योंकि आगे तो अपन तब बढ़ सकते हैं जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो। एक ऐसा रोड मैप आपके सामने रहे जिसको अगले 3 साल तक इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा हम परस्यू करके सब सामान को जमीन पे लाने का काम करें। बजट बहुत लंबा, भाषणों में लंबा, उबाऊ, जिसमें 500 करोड़ के टैक्स लगा दिए, मात्र 200 करोड़ की राहत दी है और जो टैक्सों में छूट दिए है उसमें किसान को कोई छूट नहीं दी बल्कि बड़ी होटलों को छूट दी है। इस प्रकार से ये किसान विरोधी और जन विरोधी बजट। इस बजट में ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा और बड़े प्रोजेक्ट्स की भी कल्पना की है। इसी तरह से गाँवों में बस का संचालन, गांव को सड़क से जोड़ना, खान अप्रोच रोड ही नहीं है तो खान से आप क्या निकालेंगे, तो खानों को जोड़ से जोड़ना, इसके बारे में, सड़क के बारे में काफ़ी इसमें ध्यान दिया है। बिग फाइट में आज हमारा सवाल है, क्या वसुंधरा राजे का बजट नए राजस्थान की परिकल्पना पर आधारित है? हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर इसका जवाब आप दे सकते हैं। चर्चा में 2 कॉलर जुड़े हैं। उस्मान साहब हैं जयपुर से और मोहनलाल जी अबू रोड से हमारे साथ हैं। उस्मान जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, हम जो आम जनता है, बिल्कुल आम मिडिल क्लास लोग, इन लोगों को बजट से क्या फायदा हुआ है जी? आप इस बजट में ये बताइए कि हमारे बीजेपी के मित्र बैठे हैं कि आम जनता बिल्कुल मिडिल क्लास लोग है, उनको क्या फायदा, क्या चीज उन्होंने सस्ती की है,
क्या बिजली के बिल पे जो दाम बढ़ाए गए थे, क्या वो दाम कम किए गए हैं, या कोई खाने पीने की जो सामग्रियां हैं उसमें किसी चीज में भी कुछ कम होटल किया का गया खाना है? बाहर होटल में खाना खाएंगे जरूर सस्ता हो गया। बाकी मैं जरूर मदन जी से बात कर लूंगा। इसके अलावा मोहनलाल जी है आबू रोड से, बताइए मोहनलाल जी। सुनी जी नमस्ते। नमस्कार सर। सुनी जी, मैं यूँ कह रहा था, जो मदन जी राठौड़ अपने सुमेरपुर विधायक महोदय विराजे हुए आपके पास में जी, आप खुद भी एक किसान हैं जी। मदन जी राठौड़, आप खुद भी एक किसान है, सुमेरपुर विधायक आबू रोड और सिरोही सुमेरपुर दूर नहीं है। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वसुंधरा जी ने जो काश्तकारों पे लोन पे जो ब्याज लगा दिया था, वो ब्याज माफ किया क्या? जी चलिए, इसको स्पष्ट नहीं होने की बात कही गई थी कि बजट को लेकर आपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र नहीं किया। देखिए, किसानों पर जो कोऑपरेटिव लोन्स थे जो 0% इंटरेस्ट पर कर दिया है, ये एक तो मैं ये आपको बताऊं। ये तो पहले गहलोत सरकार में चल रहा था, फिर आपने बंद किया और फिर से चालू हमने लगाया, फिर आप बंद कर रहे हैं दोबारा। 4% जो पहले लगाया था वो वापस लेकिन मोहनलाल जी जानना चाह रहे हैं, जो ब्याज चढ़ गया है उसको क्या माफ किया? वो 4% वापस किसान के खाते में जमा हो गया। कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन की, वो 4% किसान के खाते में जमा हो गया, उसको 0% पर कर दिया है। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म लोन्स है उस पर हमने इंटरेस्ट कम किया है, उसको 5% पर हम लेकर के आए हैं। तो ये व्यवस्थाएं तो की है किसान के लिए, राहत की खबर है। चलिए, एक कॉलर है, फिर उसके बाद में मैं आपके पास में आऊंगा। मोहम्मद इकबाल है जयपुर से, बताइए इकबाल साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? इकबाल साहब, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है इकबाल साहब से अभी बात नहीं हो पा रही, हम कुछ देर बाद उनसे जुड़ेंगे। यशस्वी जी, उद्योगों को लेकर मैं दरअसल चर्चा करना चाह रहा था। आपको क्या लगता है, रिसर्जेंट राजस्थान की अगर नींव यहाँ पर तैयार कर दी गई है तो पूरे बजट का फोकस इर्द गिर्द मिलाकर क्या इसी पर रहा गया है, या फिर कहीं आम आदमी का कोई ख्याल हुआ इसमें? देखिए, ये एक कंप्लीट बजट है, जैसा कि अभी ये कॉलर भी कह रहे थे। इसमें इंडस्ट्रीज से लेके पब्लिक एट लार्ज सबका ध्यान रखा गया है। कंसिडरिंग जो अपना नवंबर में रिसर्जेंट राजस्थान की बात है, उसके लिए डेफिनेटली द्वार खोले गए हैं इन द ल्यू ऑफ कि टैक्सेशन की रेट्स कम की गई हैं। जो पिछले साल एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी सरकार ने अनाउंस की थी, उस पॉलिसी के अंदर थ्रस्ट एरियाज़ जैसे स्टोन है और आपकी ये टूरिज़्म इंडस्ट्री है, इन सबको भी बेनिफिट एक्सटेंड किए गए। 10-20 हज़ार कमाने वाले को क्या मुनाफा मिल पाएगा? दरअसल उस्मान साहब का ये सवाल था कि क्या ऐसा सस्ता हुआ जो उनके घर पे फ़र्क पड़े? देखिए साहब, जैसे कई चीज़ों को इस बजट में एग्जेम्प्ट किया गया है, और हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो जो इम्प्लांट्स वगैरह थे वो पहले 5% में थे, उसमें से कैटेगोरिकली जो लेंसेज हैं जो हमारे मोतियाबिंद में और इनमें काम आते हैं, उसको कम किया, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। प्लस रोज़मर्रा में कोई भी मकान आदमी बनाता है तो स्टोन्स हैं, दैट इज़ द एसेंशियल पार्ट, उन स्टोन्स पे माफ़ किया गया है, उसके रेट्स को कम किया गया है, जो एक पब्लिक एट लार्ज के मकान का सपना कम से कम अब सस्ता हो गया है, जद में आए हैं, जो केंद्रीय बजट के बाद थोड़ा सा महंगा होता नजर आता था। जयसिंह कोठारी साहब, अगर तमाम चीज़ें सस्ती होती नजर आती है तो फिर उद्योगों के लिए इस बजट को प्रेरित क्यों बताया गया है? उद्योगों के लिए कहा गया है कि उद्योगों पर ज़्यादा फोकस रखा गया पूरे बजट में। नहीं, उद्योगों को विशेष फोकस वाली तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को जब अट्रैक्ट करने की बात है, रिसर्जेंट राजस्थान की बात है, तो कुछ और कुछ आपको एनवायरनमेंट, कुछ बेस तो आपको बनाना ही पड़ेगा कि वो यहाँ आने के लिए आकर्षण कुछ पैदा हो। क्या सभी वर्गों के लिए कुछ मिला है इसमें? नहीं, सभी वर्गों का होता नहीं है। ऐसे राजस्थान की 6 करोड़ जनसंख्या है, अगर वो सभी चीज़ें मेरे को ऐसा मिल जाए तो ऐसा दुनिया में कहीं पे भी किसी देश का बजट नहीं होता कि सबको ऐसा कुछ मिल जाए। और होने को तो ये आप कम से कम ये एंट्री टैक्स ये काफ़ी आइटम पे किया है, कोई आदमी इसका उपयोग करता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो 1-2% की वो है, उसका कोई इम्पैक्ट भी विशेष नहीं पड़ता। मेन बात ये है कि सरकार ने अब तक जो योजनाएं थी पिछली सरकारों की, वो थी डायरेक्ट पैसा बांटने की, लोगों को फ्री में नरेगा से लेके मेडिकल पे है, उसको इन्होंने रिवर्ट करने की कोशिश की है और उसकी एक रूपरेखा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है कि भाई फ्री में नहीं मिले, किसी योजना के जरिए उसको मिले तो चलो योजना का कुछ और कुछ लाभ बाद में लॉन्ग टर्म में मिलता रहे। ये एक अच्छी एक्सरसाइज है और ये समय की नीड थी। कौशल विकास की जैसे बात है, 700 करोड़ रुपया कौशल विकास में रखा गया। हालांकि ये नीड हमारी इंडिया की राजस्थान के 10 साल पहले काम करने की थी, हम बहुत लेट हो चुके।
लेकिन फिर भी चलो सरकार को कम से कम पता तो लगा कि ये एक हमारी देर कमी आए है। दुरुस्त आए की बात उसके यहाँ बिना- की जा उसके सकती बिना है। हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो कई अच्छे कदम सरकार ने उठाए चलिए हैं। हाफिज खान साहब हमारे साथ हैं अबू रोड से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर नमस्कार हुकुम। नमस्कार सर। सर मैं माननीय विधायक महोदय से पूछना चाह रहा हूँ जी कि अभी सरकार ने बजट पेश किया, विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए और 500 करोड़ की अतिरिक्त कर भार आम जनता पर है। आपने अभी कुछ समय पहले बिजली के दरों में बढ़ोतरी की थी, जबकि दिल्ली में जब कुछ समय पहले सरकार बनी उन्होंने बिजली के दाम आधे किए हैं। क्या दिल्ली भारत से अलग राज्य है क्या? बिजली शांति धारीवाल भी इसको लेकर आरोप लगाते रहे हैं। थर्मल्स में अगर बात की जाए जो पर यूनिट प्रोडक्शन है वो इतना नहीं है जितना कि सरकार के आंकड़ों में बताया जा रहा है। इसको लेकर भी स्थिति सवाल अभी स्पष्ट नहीं हो बात पाया। बिल्कुल सही सवाल है इनका। बिजली में हमको छिज्जत रोकनी पड़ेगी, चोरी रोकनी पड़ेगी। एक तो हमको ये सुधार करना पड़ेगा। डिस्कॉम की नाकामियों का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल हमने ये तय किया है कि एक अथॉरिटी का आप गठन करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटरी अथॉरिटी जो होगी, मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो उसका आप गठन, उसका एक नया बिल हम लाएंगे, अभी इसी सत्र में लेके आने वाले हैं। और उससे वितरण व्यवस्था सुधार हो जाएगा। उससे हम निश्चित रूप से इसको हम ठीक करेंगे। यही नहीं, देखिए अब जैसे अभी वो पहले सवाल एक किया था कि इंडस्ट्रीज को क्या बेनिफिट मिला है। देखिए टेक्सटाइल पार्क्स की घोषणा की है। टेक्सटाइल के लिए आप पाली को ले लेंगे, टेक्सटाइल और पर्यटन पर तो पूरा आपका फोकस नजर आता है। सीटीपी को पाली में इतनी मदद दी है। यही नहीं, मार्बल का जो पाउडर है उसको फ्री कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान का तो ये आप भी देख रहे हैं सेरेमिक इंडस्ट्री आपके जिस बेल्ट से आप आते हैं उससे आगे थोड़ा सा निकला जाए सेरेमिक हब था, सेरेमिक हब, लेकिन वो पूरा माइग्रेट होकर गुजरात चला गया है। वो राहत की उम्मीद आपसे कर रहा था। नोखा से लेकर आखिर तक वो पूरा एक हब है जो आपसे राहत चाहता था। दूसरा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स को लेकर आपकी बात थी, वो विजन कहीं नजर नहीं आया, खुलकर उस पर बात नहीं हुई। हालांकि किसान के प्रोडक्शन पर आप बात कर रहे हैं। हाँ, किसान का प्रोडक्शन की बात यदि करें तो देखिए कितने लघु सिंचाई परियोजनाएं की घोषणा की है हमने। अभी 12 परियोजनाएं तो चंबल बेस वहाँ से वो तैयार कर दिया ना। एक साल का ये पूछ रहे थे ना कि एक वर्ष में क्या किया, तो एक वर्ष में लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी की। ये नर्मदा का जो है वहाँ का उस पानी का सदुपयोग किस प्रकार से हो सकता है उसका किया। अभी आपने देखा होगा साबरमती बेसिन का पानी वो लेकर के हम आएंगे इधर, उसका अभी जीटी सीट पर तो तैयार। मैं नर्मदा के पानी का जिक्र करना चाहूंगा, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का जिक्र करना चाहूंगा। आपके पहले के कार्यकाल में भी ये योजनाएं परियोजनाएं अधूरी थी। गहलोत सरकार आई तब भी अधूरी थी और अब भी इनको लेकर बातें हो रही हैं। देखिए नर्मदा का तो मैं आपसे बताऊं कि नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कहा कि हम पानी देना चाहते हैं। राजस्थान लाए तो सही, ले तो सही, तो राजस्थान ने अपना पैसा जमा नहीं कराया, नहर नहीं बन पाई। ये वसुंधरा जी ने नहर बनाई थी पिछले टेन्योर में, 2003 से 8 के टेन्योर में, जो सिल्लू पॉइंट तक, सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक वो नहर लेकर के आए और वहाँ पानी पहुँचा। अभी जालोर तक की योजना बन रही है पेयजल की, आहोर को पेयजल दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से हम सिंदरू बांध तक भी उसको लेकर के आएंगे। ये अभी 100 क्यूसेक पर डे हम पानी लाना चाहते हैं। ये परियोजना किसान के लिए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। 2 कॉलर जुड़े हैं, शांतिलाल जी फिर से जुड़े हैं उदयपुर से और तंवर सिंह जी है प्रतापगढ़ से। पहले शांतिलाल जी आपके पास में आ रहे हैं, बताइए। शांतिलाल जी जी सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। जी सर नमस्कार। अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल बताएंगे आपका। जी जी सर, 13 दिसंबर को जो राज्य सरकार ने विद्यार्थी मित्रों के लिए नियमितीकरण के लिए जो घोषणा की थी, जी ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ। चलिए मैं मदन जी से इस पर जरूर जवाब लूंगा। शांतिलाल जी आप बने रहिएगा। शुक्रिया बिग फाइट में जुड़ने के लिए आपका। तंवर सिंह जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, मैं ये कह रहा था, मैंने कहा सरकार ये जो बजट में नई अपने अध्यापकों की भर्ती के बारे में घोषणा करी है जी, पर वो जो 2012 में जो अध्यापकों की भर्ती हुई थी सर, उसका भी अभी तक इन्होंने मतलब स्थायीकरण नहीं किया। मतलब सरकार क्या विचार कर रही है इसके बारे में? बजट में भी कुछ भी नहीं कहा गया। जी ज्योति जी, क्या ये वो मुद्दे हैं जिनको आप उठाने की कोशिश कर रहे थे रोजगार के नाम पर? मैं यही बात आपको कह रही थी
कि बजट घोषणा, उन्होंने कहा घोषणाएं होती है बजट में। नहीं सर, घोषणाएं नहीं होती बजट में। बजट में आपने जो पिछले साल में अगर आपने जो बजट बनाया था उस बजट का आपने कितना इम्प्लीमेंटेशन किया, आपने जो घोषणाएं बीच बीच में जो की उसमें कितनी जनता को आप राहत दे पाए, वो सब बातें भी बजट में आती हैं। और यहाँ पर आप जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं उन सबसे आप एक सबसे बड़ा आज प्रश्न सरकार पे खड़ा हो रहा है, क्या ये घोषणाएं पूरी हो सकती हैं? ये क्यों प्रश्न खड़ा हुआ? क्योंकि पिछली जितनी भी घोषणाएं की गई हैं उनका कोई इंप्लीमेंटेशन जो है वो नजर नहीं आता। और जब आप पिछला कुछ नहीं कर पा रहे हो, जैसे अभी आपने खुद ने कहा विद्यार्थी मित्र कुछ नहीं हुआ, अध्यापकों की भर्ती कुछ नहीं हुआ, कर्मचारियों को इस बार जो दिया गया वो वर्दी के साथ में वर्दी भत्ते के अलावा कुछ नहीं दिया गया। मदन राठौर साहब, भर्तियों को लेकर क्यों नहीं घोषणा की गई? भर्तियों पर तो बात हो सकती थी। आप खुद कह रहे हैं रीट के जरिए भर्ती करने वाले विद्यार्थी मित्रों के नियमितीकरण को लेकर बात की स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। आपने ये सुना होगा कि रीट के माध्यम से अध्यापकों की नियुक्तियां, उनका चयन हो रहा है, वो नियुक्तियां होगी। देखिए कांग्रेस, अभी फिर कहेंगे कांग्रेस की बात करते हैं, वो लिटिगेशन में डाल दिया था। वो 2012 की जो पूछ रहे हैं ना वो कि भाई क्यों नहीं हो पाया। अच्छा, जहां तक विद्यार्थी मित्रों का अभी पूछा गया था, मैं आपसे बताऊं कि विद्यार्थी मित्रों के मामले में हम करना चाहते थे, विद्यार्थी मित्र खुद कोर्ट में चले गए और कोर्ट से एक डायरेक्शन इस प्रकार का पास हो गया कि इनको बैकडोर एंट्री दी गई है, ये गैर कानूनी है। तो हम उसको गैर कानूनी जब कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, तो हम उनका जैसे विद्यार्थी मित्र नहीं रख करके कोई नया भर्तियां करेंगे। लोग चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं। भर्तियां अटकी है, पुलिस में अटकी है, एसआई की अटकी है, टीचर्स की अटकी है। बिल्कुल। आरपी टेलर साहब हैं जोधपुर से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आरपी टेलर साहब, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। इस बीच में दूसरे ब्रेक का वक्त है, फिलहाल ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापसी होगी, चर्चा जारी रहेगी। बजट में क्या मिला, क्या मिल सकता था, उम्मीद है क्या पूरी हो पाई? नया राजस्थान क्या इस बजट के दम पर साकार हो पाएगा? ब्रेक के बाद भी। रोजगार के अवसर नहीं है, किसानों के लिए सस्ता नहीं है, लोगों को सब्सिडी नहीं है। जो सौर ऊर्जा के लिए इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं उनको सब्सिडी नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनको अगर ध्यान रखा जाता तो उनको राहत मिलती। गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग के परिवार को देखते हुए बजट लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बजट की जो घोषणाएं हैं सभी समुदायों के लिए, वो सही तरीके से क्रियान्वित हो, आम जन के लिए कार्य हो, तो ये बजट सार्थक है। यह बजट, अध्यक्ष महोदय, राजनीति नहीं बल्कि राजधर्म से प्रेरित है।